जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिस तरह से हमारे चैनल पर भरोसा और विश्वास दिखा रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस लेकर आएँ। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको इसलिए दिखाती रहती हूँ ताकि आपको याद रहे कि कितने मार्क्स कौन से पोर्शन से आ रहे हैं और हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए, फिजिक्स का आज का जो टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जिसका एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, उनको हम आज सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स आज 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन के पहले नियम को के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? वर्तन का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, न्यूटन का जो पहला नियम है आप सभी को पता होना चाहिए। उसे जड़त्व के नियम से जाना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, और अगर कोई सी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो इसे जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो इसमें जड़त्व का ऑप्शन नहीं है और ये सारे ऑप्शन न्यूटन के नियम पर, पहले नियम पर लागू नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई भी विकल्प सही नहीं है। किसी निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है? केवल एक सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है, या फिर दोनों नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो कार्य होता है वो होता है बल गुणित विस्थापन, जो कि क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक अदिश राशि। इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिणाम से ही हमें मतलब होता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे धकेल दिया जाता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जब बस शुरू होती है तो यात्री बस के साथ विराम अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही अचानक बस शुरू होती है तो यात्री का जो निचला हिस्सा है वो तो गतिमान अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो गतिमान अवस्था में आने में थोड़ा समय लगाता है। तो इसलिए उसको क्या लगता है? धक्का लगता है। तो ये जो नियम है, ये कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम, जिसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो इसका भी फ्रेंड्स यही कारण है कि वह गतिमान अवस्था में नहीं आ पाता है अचानक से, इसलिए वो आगे की ओर गिर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यात्री के शरीर का निचला भाग तो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही रहता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? तो आपने गति की समीकरण पढ़ी होगी, v = u + at। ये होती है गति की प्रथम समीकरण। इसके द्वारा आप यहाँ पर ये क्या है? त्वरण है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है और ये समय है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो जो कितनी मिलेगी? v - u / t। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है जिसे 2.6 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित होने के लिए 90 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बल दिया गया है, त्वरण दिया गया है और द्रव्यमान पूछा है। तो हमें पता है बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण से ये फॉर्मूला मिला है। यहाँ पर बल दिया 90 और द्रव्यमान की वैल्यू हमें पूछी है और त्वरण कितना है? 2.6। इसको इधर लेके आ जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, 90 / 2.6, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान। पॉइंट हटाएंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 450 / 30, 3 × 39 होगा, 4 × 3 = 52 और 3 × 6 = 78। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी द्रव्यमान की कितनी मिलेगी? 34.6 kg। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स, जो जड़त्व होता है, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसे गतिमान करने के लिए अधिक बल लगेगा और इस प्रकार जड़त्व भी अधिक होगा। तो इसलिए जिसका जड़त्व अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? एक क्रिकेट की गेंद, क्योंकि इन सभी में क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान रूप से त्वरित हो जाती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण कितना होगा? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि त्वरण क्या होता है। त्वरण की डेफिनेशन पढ़ी होगी, वेग में परिवर्तन की दर, उसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन क्या होगा? जो उसका फाइनल वेग होगा उसमें से आप इनिशियल वेग माइनस कर देते हो तो वेग में परिवर्तन आ जाता है, डिवाइड बाय टी।
तो यहाँ पर v क्या है, उसका अंतिम वेग क्या है 36 है, और प्रारंभिक वेग कितना दिया है 18 दिया है, तो ये -18, और समय कितना दिया है 5 सेकेंड। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 5। लेकिन फ्रेंड्स ये जो क्वांटिटी है ये किस में दे रखे रखी है, किलोमीटर पर आवर में है, और ये क्वांटिटी हमारी सेकंड में है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। इसे भी हमें किस में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसे हम 5 डिवाइड बाय 18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 5 से 5 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, तो जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय पर लगाया गया बल दुगना और द्रव्यमान आधा हो जाता है तो इसके त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर बल, द्रव्यमान और त्वरण की बात करी है, तो हमें ऑब्वियसली इक्वेशन F = ma यूज़ करना है। अब इन्होंने कहा है कि इसका जो बल है वो दुगना हो जाता है, चलिए दुगना कर दिया, और इसका जो द्रव्यमान है वो आधा कर दिया, और त्वरण इसका प्रारंभिक हमने a1 मान लिया, और जो बाद वाला है वो a2 मान लिया। तो इन दोनों का जो है वो उन्होंने रेशो पूछा है, तो हम यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। f से f कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, a1 डिवाइड बाई a2, और यहाँ से a1 डिवाइड बाई a2 का रेशो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि 1:4, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को पकड़ने के लिए एक क्रिकेट फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर मोड़ता है, तो इसके पीछे संकल्पना को किसके द्वारा वर्णित किया गया है। न्यूटन का कौन सा नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बॉल की बात करें तो बॉल बहुत तेज गति से आती है फील्डर के हाथ में, तो उस बॉल के द्वारा फील्डर के हाथ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं कि गतिमान वस्तु के कारण जो लगाया जाने वाला प्रभाव है, कोई सा भी गतिमान ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो लगाया गया प्रभाव है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, संवेग कहा जाता है। और संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वो कौन सा लगेगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगेगा। तो इसका जो प्रभाव होता है फ्रेंड्स, संवेग के कारण उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा फिल्टर के हाथ पर, जिससे उसे चोट लग सकती है। तो वो क्या करता है कि उसके हाथ को पीछे खींच के थोड़ा टाइम ले लेता है, जिससे क्या करता है कि इसकी गति को शून्य करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो जिससे क्या होता है कि उसके हाथ में चोट नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो फ्रेंड्स संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम आवेग लिखें या फिर बल लिखें। तो फ्रेंड्स संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में सिर्फ परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है, लेकिन जो संवेग के परिवर्तन की दर है उसे क्या कहा जाता है, लागू बल कहा जाता है। तो ये किसके बराबर होगी, लागू बल के। वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर इस पर लगने वाले के समानुपाती होती है। तो अभी मैंने बताया था कि जो परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर, वो किसके समानुपाती होगी, बल के। जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें धूल के कण निकलने लगते हैं, यह घटना किसका अच्छा उदाहरण है। तो इसमें न्यूटन की गति का कौन सा नियम अप्लाई होगा फ्रेंड्स, तो इसमें न्यूटन की गति का पहला नियम लगेगा। क्यों, क्योंकि इस नियम के अनुसार क्या होता है कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी। तो जब कालीन को झटकारा जाता है, डंडे से पीटा जाता है, तो कालीन तो गतिमान अवस्था में आ जाती है, लेकिन कालीन के ऊपर जो धूल के कण हैं वो स्थिर अवस्था में ही रहते हैं, उनकी अवस्था परिवर्तन करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि वो धूल के कण जो है उसमें से बाहर निकलने लगते हैं। यदि एक निकाय पर लगने वाला 10 न्यूटन का बल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित होता है तो उस निकाय का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर F = ma का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर बल दे के रखा है 10 न्यूटन और द्रव्यमान पूछा है और त्वरण कितना 5 है, तो ये जाएगा 5 × 2 = 10, तो द्रव्यमान कितना मिलेगा 2 kg। किसी आधा किलो की जो गेंद की गति है उसको 4 मीटर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में है और उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, 4 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड तक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो गतिज ऊर्जा हमें सबको पता है क्या होती है, 1/2 mv²। अब यहाँ पे परिवर्तन को किस तरह से लिखा जाएगा, 1/2 m तो सभी का कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है फाइनल वेग का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेग का स्क्वायर, ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर द्रव्यमान ½ kg दे के रखा है और पहला लास्ट वेग कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा
1/2 0.5, 8 8 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16। यहाँ पर मिलेगा हमें कितना 48 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो कितना कार्य मिलेगा 12 जूल का। न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या देता है? तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम पता है आप सभी को क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो वो क्या देगा? बल की माप देगा। बल की परिभाषा बल की माप नहीं देता है। बल की माप तो F = ma होती है। बल की परिभाषा भी नहीं देता है। जड़त्व की परिभाषा प्रथम नियम है। तो ये क्या बताता है? बल का गुण बताता है। प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स बताएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही, मतलब अगर एक वस्तु किसी ऊपर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। तो ये क्या होता है? बल का गुण। वस्तु का संवेग निर्भर नहीं करता है। तो संवेग का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, उससे पी से डिनोट करते हैं, होता है m/v, जो कि किस पर? द्रव्यमान पर, वेग पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गति के परिणाम पर भी डिपेंड करेगा। ये परिणाम होता है गति का, मतलब उसकी कितनी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर, त्वरण के ऊपर और वस्तु के वेग, ये वेग पर निर्भर कर रहा हो। यहाँ पर डायरेक्टली त्वरण के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? वस्तु के त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? तो ये न्यूटन की गति का कौन सा तृतीय नियम लगता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तैराक पानी के ऊपर बल लगाता है और पानी तैराक के ऊपर बल लगाता है, और इस तरह से तैराक पानी पर तैर पाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ का संवेग आप सभी को पता है क्या होता है? m/v। और किसका? वेग का अनुपात। तो इन दोनों का जो अनुपात है उससे कौन सी भौतिक राशि मिलेगी हमें यहाँ पर? द्रव्यमान। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से परिभाषित होता है। तो प्रथम नियम से क्या परिभाषित होता है फ्रेंड्स? द्रव्यमान, बल, संवेग या फिर आवेग। तो इससे किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। संवेग और आवेग ये गति के द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होते हैं, और द्रव्यमान गति के किसी भी नियम से प्राप्त नहीं होता है। तो ये किसको परिभाषित करेगा? गति का प्रथम नियम, बल को। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने कोशिश करी है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर रिपीट होने वाले क्वेश्चन से, वो आपके लिए ला सके। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।